साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, एंटी करप्शन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और इस बात को यदि आप अमल में लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। साथियों, प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एंटी करप्शन का मामला हम लड़ते हैं और इनिशियल स्टेज पर एफआईआर दर्ज होती है तो हमें ये कहा जाता है कि आप कोई भी डिफेंस इस स्टेज पर आउट मत करो, अदरवाइज़ आप गंभीर संकट में जो है फंस जाओगे। साथियों, अगर आप जेल में हैं तो कुछ हद तक ये बात सही दिखाई देती है, क्योंकि जब तक एडवोकेट का आपसे इंटरेक्शन नहीं होगा और वो आपसे प्रॉपर फैक्ट्स को गैदर नहीं कर पाएगा और प्रॉपर उस पर एनालिसिस या ब्रीफ नहीं कर पाएगा, तब तक ये बात ठीक है। पर अगर आप बेल आउट हैं या एंटिसिपेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ना है केस में, तो बेल केवल और केवल विकल्प नहीं है, क्योंकि बेल जो है मेरिट्स पे नहीं होती है, बेल कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अगर आप एक रेगुलर बेल को अप्लाई कर रहे हैं और कोर्ट को लगता है कि आपको बेल दी जानी है, कई बार ऐसा होता है कि अगर अमाउंट छोटा है तो कोर्ट चार्जशीट से पहले जो है बेल दे देता है, पर कई बार अमाउंट बड़ा है या आपका पद बड़ा है तो कोर्ट वहाँ पर चार्जशीट के बाद में जो है बेल ग्रांट करता है। तो बेल जो है वो मेरिट्स पर नहीं होती है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। और अक्सर आप बेल के ऑर्डर निकाल के देखना, उसमें लिखा होता है विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी व्यू ऑन द मेरिट ऑफ द केस आई हियर बाय इंक्लाइन द बेल। क्लियर है? तो कहने की बात यह है कि जब बेल में मेरिट से नहीं है तो हम बेल के ऑर्डर से ये कैसे मान लेंगे कि हम लोग बरी हो जाएंगे या प्रोसीडिंग जो है हम रद्द करा पाएंगे। अगर आपको प्रोसीडिंग रद्द करानी है या आपको रेमेडी चाहिए तो आपको मेरिट्स पे जाना होगा। साथियों, बेसिक चीज़ क्या होती है कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हम अपना डिफेंस नहीं खोलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि बाद में खोलेंगे, फिर जब आती है चार्ज की बारी तो फिर बाद में खोलेंगे, फिर आती है बयानों की बारी तो वहाँ हम प्रिपेयर ही नहीं होते हैं। जब आपका फाउंडेशन ही नहीं तो मकान कैसे खड़ा करोगे आप। आज हम एक मकान बनाते हैं, सबसे पहले हम एक प्लान करते हैं कि मकान कैसे बनाएंगे। नंबर 2, नींव कितनी मजबूत होंगी। नंबर 3, मकान कैसे बनेगा। अगर आपके नींव ही मजबूत नहीं है, आपका प्रॉपर मैपिंग ही नहीं है, तो आप एक अच्छा मकान कैसे बना पाओगे। तो वैसे ही जो है केस में है कि अगर आपको केस लड़ना है एंटी करप्शन का और एक प्रॉपर डिफेंस लेके चलना है तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर मैपिंग, एक प्रॉपर नींव रखनी होगी। साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि एक रिसेंट लॉ है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट का, जिसमें यह स्पष्ट है कि डायरेक्ट डिमांड ऑफ ब्राइब इज़ नॉट साइन क्वा नॉन, कि डायरेक्ट डिमांड जो है वह जरूरी नहीं है। जिसका भी प्राय किया है कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या अदर एविडेंसेस है जो कोर्ट को विश्वास दिलाए इन्फरेंस ड्रॉ करने के लिए, तो कोर्ट वहाँ पर इन्फरेंस ड्रॉ कर सकता है। तो वहाँ पर सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पिक्चर में आ रहता है। हालांकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वीक पीस ऑफ एविडेंस है, चेन से चेन जो है कनेक्ट करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। इसके बावजूद भी अगर कोई भी साक्ष्य हमारे खिलाफ है और कोर्ट उस पर इन्फरेंस ड्रॉ कर सकता है और हमने इसको प्रॉपर खंडित नहीं करी, प्रॉपर उसका रिब्यूटल नहीं दिया, तो वहाँ पर नुकसान हमारा ही होगा। तो वहाँ पर हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इन्वेस्टिगेशन के बिंदु को ही चैलेंज कर दें और ये स्पष्ट कर दें कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं है, बेईमानी हुई है, वहाँ पर जो है उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है बेसिस है किसी भी केस में। अगर किसी केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपका संवैधानिक अधिकार जो कि आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉयलेट हो जाता है और वहाँ पर उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। साथियों, सच्चिदानंद मिश्रा के निर्णय में ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट ने यह कहा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ द अक्यूज्ड एंड दिस राइट हैज़ टू बी एक्सरसाइज विद द ग्रेट कॉशन इफ द अक्यूज इज नॉट सब्जेक्टेड to the fair investigation. In that scenario we could not presume a fair and genuine trial. तो कुल मिला के सारी कोर्टों का ये कहना है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन एक फंडामेंटल बेसिस है फेयर ट्रायल का। अगर इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव है, अनफेयर है, तो वहाँ पर हम फेयर ट्रायल भी प्रिज्यूम नहीं कर सकते। ये वैसी स्थिति है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्यूज के जो बेसिक अधिकार हैं उससे खिलवाड़ करने जा रहे हैं। क्लियर है? पर ये करें कैसे, इसके लिए हम क्या क्या मेथड्स काम में लेंगे, कैसे हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। साथियों, अगर आपके मामले में एफआईआर कट गई है तो सबसे पहले अपने को ऑब्टेन करनी है एफआईआर की कॉपी। और मेरी कई वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया कि एफआईआर में खामियां क्या होती हैं, उसको अपने को फॉलोअप करना है सबसे पहले, जिसे कहते हैं रफ ब्रीफ, जो कि आप खुद तैयार कर सकते हो। आपको ब्रीफ में क्या करना होता है कि जो भी एफआईआर है उसके एक एक शब्द पे, एक एक लाइन पर जाना होता है और कितना पार्ट सच्चा है, कितना पार्ट झूठा है और झूठा क्यों है, गलत क्यों फंसाया गया है, इसका एक प्रॉपर डिफेंस
आपको रेडी करना होता है। ये कहलाता है ब्रीफ ऑफ द डिफेंस। क्लियर है? उसके बाद इस पर होता है एनालिसिस कि कितना आपका ये डिफेंस चल पाएगा, कितना नहीं चल पाएगा। जब प्रॉपर ब्रीफ एनालिसिस या डिफेंस का एनालिसिस हो जाएगा तब उस पर होते हैं रिसर्च वर्क कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं जहां पर कंसर्न अक्यूज्ड को फ़ायदा मिला। जब ये तीनों सेगमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो वहाँ पर एक काउंसिल जो है, जो कि सीनियर मोस्ट होता है, वो उस पर अपने इनपुट्स देता है और उसके बाद एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग जो है वो तैयार होती है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि कौन बनाए, मरने दो, देखा जाएगा, डिफेंस कौन आउट करे। पर अगर आपका डिफेंस ही नहीं है और आपका प्रॉपर एनालिसिस ही नहीं है और बाद में डिफेंस आप ले रहे हो तो मतलब ही क्या है। साथियों, इसका बेनिफिट क्या है कि जब टीएलओ और आईओ कोर्ट में खड़ा होगा तो उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट किया गया, आपने इस पर क्यों नहीं एनालिसिस किया, आपने इस पर क्यों नहीं जांच करी, और जांच जो है वो हो जाएगी डिफेक्टिव। ठीक है जी। साथियों, एक बात मैं कह दूं कि अगर कोई डिफेंस बिंदु बना के दे रहा है और उस पर जांच की मांग कर रहा है और कोई भी जांच उस बिंदु पर नहीं की जा रही है, उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है, देन द इन्वेस्टिगेशन बिकम्स अ डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ऐसे इन्वेस्टिगेशन का कोई भी बेसिस कानून में नहीं रहता है, इसको आप नोट कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप क्वेश्चन में जा रहे हो तो अगर आपका मैटर क्वेश्च नहीं हो रहा है तब भी आप हाईकोर्ट से मांग कर सकते हो कि सर क्वेश्चन ना करें, पर जो बिंदु मेरे जांच के हैं, जो बिंदु मेरे डिफेंस के, उसको कंसीडर करते हुए ये लोग जांच करें। उसका फायदा क्या होगा कि आपके समझ डिफेंस के बिंदु बन जाएंगे प्रोसिक्यूशन का पार्ट। अगर उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है और अगर होके आपके पक्ष में कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसका भरपूर फायदा जो है आप उठा सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो कॉपी आपने सैंक्शन अथॉरिटी को भी फॉरवर्ड कर रखी है और उसके बावजूद भी सैंक्शन गलत तरीके से अकॉर्ड की गई है तो उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने ये बिंदु कंसीडर क्यों नहीं करे, आपने अक्यूज के फंडामेंटल राइट से खिलवाड़ क्यों किया। साथियों, ये लोग कहते हैं कि हमें कुछ दिया ही नहीं है इनपुट, तो हम क्या जांच करें। आप इनपुट दो, इनको जांच करनी पड़ेगी। अगर जांच नहीं करेंगे द एंटायर प्रोसीडिंग बिकम्स इनवैलिड। तो एक बेसिक फंडामेंटल क्या कि हमें एक मेमोरेंडम देना है जो काफ़ी लेंथी होना चाहिए। उसमें फैक्ट्स पे डिस्कस, आपके डिफेंस के बिंदु, फर्दर जांच के बिंदु और आपका कंक्लूजन वहां पर होना चाहिए, तभी ये लोग जो है परेशान होंगे, अदरवाइज परेशान नहीं होंगे। इनका एक बेसिक फॉर्मूला यही है कि रिपोर्ट आई, उस पर जांच कर ली, रिकॉर्डिंग्स कर ली, आपको ट्रैप आउट कर लिया, कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी, बट दे आर नेवर इंटेंट फॉर द फेयर इन्वेस्टिगेशन, दे आर नेवर इंटेंट फॉर द जेन्युइन प्रोसिक्यूशन, यू आर डीम्ड टू बी इनोसेंट। ये बात जो है दिमाग में रख लो। पर इनका करना क्या है कि नहीं जी, आपसे बरामदगी हो गई है, आपसे रिश्वत मिल गया है और आपने जो है डिमांड किया, यू आर गिल्टी। पर प्राइमरी की इज दैट वेयर इज अ वेरिफिकेशन, वेयर आर द बेसिक रिसोर्सेज जिसके आधार पर आप जेन्युइन ट्रैप की बात करते हो। तो ये सब कहाँ जाएंगे? आपके मेमोरेंडम में आप लिखोगे, इनको जांच करनी पड़ेगी कि इसको भी जो है जांच के बिंदु बनाए, इस डॉक्यूमेंट को भी जो है रिकॉर्ड पर लेवे, जो कंसर्न वॉइस रिकॉर्डर है उसका सोर्स क्या है इसको भी रिकॉर्ड पर लेवे। हम चाहते हैं कि हर तरह की एविडेंस से जो है हम प्ले करें, चाहे वो प्राइमरी एविडेंस हो, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। अगर आप अपने जांच के बिंदु, आप अपनी बात को रख पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर परेशानी प्रोसिक्यूशन के लिए हो जाती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन सिर्फ एक तरफा जांच में बिलीव करता है। प्रोसिक्यूशन कभी भी नहीं चाहता कि डिफेंस की बात उस तक पहुंचे, पर डिफेंस अपनी बात पहुंचा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है, उन बिंदुओं को इनकॉर्पोरेट करते हुए रिपोर्ट्स की मांग कर रहा है, तो वहां पर निश्चित तौर पर परेशानी जो है कंसर्न प्रोसिक्यूशन के लिए होनी ही होनी है, क्योंकि वो जांच करेंगे अपने एंगल से और हमारा एंगल जो है पकड़ नहीं पाएंगे, और हमारे एंगल को नहीं पकड़ पाए और उन्होंने अपनी मर्जी से हमें अवॉइड करते हुए आगे प्रोसीड कर लिया, तो वहां पर निश्चित तौर पर फायदा आपका ही होगा। तो साथियों, घबराएं नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें, प्रॉपर ब्रीफ करें, ब्रीफ एनालिसिस करें, रिसर्च एनालिसिस करें, प्रॉपर इनपुट्स करें और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट विद साइटेशन, विद लॉ पॉइंट्स इनको जो है सौंपें और एक फेयर जांच की मांग करें। अगर फेयर जांच नहीं मिली तो वहां पर आपके ही राइट्स अफेक्ट होंगे और आपको ही निश्चित तौर पर जो है आपको फायदा मिलना ही मिलना है। तो साथियों, घबराएं नहीं, इस हथियार को, इस टेक्निक को जो है उपयोग में लाएं और अपने राइट्स को जो है सिक्योर करें। ये लोग आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। कई बार ये कहते हैं कि आपको जो है बना देंगे अप्रूवर, आप जो है सरकारी गवाह बन जाओ और आप के जरिए जो है हम जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े कल्प्रिट्स हैं, उनको जो है पकड़ लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको जो बात कहनी है ब्लैक एंड व्हाइट में, पेपर्स में करें, मौके कुछ ना कहें। आप कितना ही चीख लो कि मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, कौन सुनेगा आपको? क्या ये कहते ही आप बरी हो जाओगे? आंसर इज नो। आप जज को ही कहोगे मैंने कुछ नहीं किया है, वो कहेगा भाई आपको जो कहना आप लिखित में दो। तो जब बात लिखित में आ रही है, जब बात लिखित में देने की बात है, तो हम परहेज क्यों करें? कहते हैं ना कि 100 बका और 1 लिखा। आप कितना चिल्लाते रहो, इधर उधर कंसल्ट करते रहो, पर आपको अपनी बात लिखित में देनी होगी, पॉइंट वाइज, सिस्टमेटिक वाइज, इन अ प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे, ताकि आपकी बात कंसीडर की जाए और उस पर जो है अमल किया जाए और उसे जो है अमल में लाते हुए आगे बढ़ा जाए।
ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बेसिक लॉ ये है कि अगर आपने पहले इंस्टेंस पे अपनी बात को रख दिया और वो बात खंडित नहीं कर पाता है प्रोसिक्यूशन, तो उसके खिलाफ भी प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा, पर वो होगा सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो हमको घबराने का नहीं है, लड़ने का है। पर लड़ना कैसे है? क्लेवर एंगल से, सारे पॉइंट्स बना के और प्रॉपर टेक्निक से। तभी हम जो है निश्चित तौर पे जो है जीत पाएंगे, अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर पाएंगे। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया और आप तैयार हैं अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, तो साथियों इस वीडियो को, इसमें बताए कंटेंट्स को फॉलो करें, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और सौंप दें उन अथॉरिटीज़ को जो जांच कर रही हैं। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा, घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।